नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज बातचीत के इस दौर में हमारे साथ आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की एक दूसरी सदस्य हैं। ये धमतरी से भाजपा की विधायक हैं, रंजना दीपेंद्र साहू। और ये धमतरी विधानसभा की पहली ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हैं। अभी तक वहाँ पे धमतरी में तमाम शहरी लोग ही विधायक रहते आए थे। रंजना वहाँ पे पहली बार विधायक बनी है। ये पहला चुनाव था विधानसभा का, पहली बार विधायक बनी। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो सबसे कम वोटों से एक कड़े मुकाबले में जीतकर विधानसभा पहुंची। कांग्रेस के एक भूतपूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे इनके खिलाफ। काफ़ी ताकतवर, वजनदार, पुराने बुजुर्ग विधायक हैं। बहुत मेहनत उन्होंने की थी वहाँ से, लेकिन चुनाव रंजना जीती। और देखिए, उस समय ये चुनाव उन्होंने जीता जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की एक लहर थी। भाजपा की सीटें गिरकर 15 पे आ गई थी। उन 15 में से किसी का चुनाव जीतना छोटी बात नहीं थी। रंजना, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत नमस्कार। हम इस कार्यक्रम को विधायकों से बातचीत के लिए कर रहे हैं और हम केवल आपकी विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहेंगे। आपकी पूरी पार्टी के लिए बाहर नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय या प्रादेशिक मुद्दों पर नहीं आएंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र तक हम बात करना चाहेंगे। 4-5 महीने ही बाकी हैं, आप विधायक हैं। जाहिर तौर पर आप चाहेंगी कि आपको दूसरी बार टिकट मिले, आप लड़कर वहाँ से फिर विधायक बने। आप ये भी चाहेंगे आपकी पार्टी की सरकार बने, लेकिन वो एक विधानसभा क्षेत्र के बनाए तो बनती नहीं है। तो हम आपके धमतरी विधानसभा क्षेत्र तक की बात करते हैं। तो आपको जब टिकट मिली तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली पहली विधायक थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। क्या दिक्कत वहाँ पर आई आपको, क्योंकि वोटरों का मिजाज कुछ तो शहरी बना हुआ था? देखिए, हर विधानसभा की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत अलग रहती है। और जैसे कि वहाँ पर ये तय है कि 10 साल कांग्रेस के विधायक रहेंगे, 1 साल 5 साल भाजपा का विधायक रहेगा। ये वहाँ का इतिहास बना हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से अब ये इतिहास टूटने वाला है, क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हैं, लोग इस सरकार के विरोध में हैं। आपको मैं बता दूं, धमतरी की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारा जो इलाका है, जो एरिया है, लगभग 90% किसान वहाँ पर हैं। और 4 बांधे हमारे पास हैं। हाल ही की घटना मैं आपको बताती हूँ। हमारे तरफ दोनों फसल लिए जाते हैं किसानों के। दोनों ही फसल हम धान का उत्पादन करते हैं। भरपूर मात्रा में धान होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है। धान अर्धजलीय पौधा है, उसको पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए। चारों डैम में भरपूर पानी रहने के बाद हमारे किसानों ने बार बार पानी की मांग की। हम लोग आंदोलन में बैठे, हमको केवल आश्वासन मिला। उसके बाद किसानों ने खुद इतने वो अग्रेसिव हो गए, क्योंकि धान मरणागत स्थिति में आ गई थी, और वो खुद ही इतने अग्रेसिव हुए कि नहीं, अब धरने पे बैठना है। वो लगातार धरने पे बैठे रहे, हमको पानी दीजिए, लेकिन ना तो शासन ने सुनी, ना तो प्रशासन ने सुनी। और स्थिति ये हुई कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी, उस मेहनत पे पानी फिरा। बहुत वहाँ के किसान परेशान रहे, जबकि हमारा जो धमतरी है पूरा किसानों पर ही, वहाँ का व्यापार व्यवसाय, जो कि सबसे ज़्यादा राइस मिलें हमारे यहाँ धमतरी पर है पूरे प्रदेश भर में। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। धमतरी की सबसे बड़ी है प्रदेश में? जी, सबसे बड़ी मंडी कुरुद है, भाटापारा, फिर धमतरी की मंडी है। अच्छा। जी, कुरुद की मंडी सबसे पहले खुलती है। तो मंडी भी है। सारी व्यवस्थाएं होने के बाद यदि किसान परेशान है, तो आप ये मान के चलिए, आप सरकार कितनी मेहनत कर ले, लेकिन यदि किसान वर्ग को खुश नहीं कर पा रही, तो शायद कुछ नहीं कर पाएगी। ये बांध से पानी के लिए आंदोलन इसी साल हुआ कि इसके पहले भी करना पड़ा? सरकार तो ये 4.5 साल से है। 4 साल से ही ये आंदोलन ये शुरू हुए हैं। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर क्योंकि जब हमारे यहाँ पानी था, भाजपा की सरकार रही, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, तो लगातार किसानों को पानी दिया जाता था उनकी मांग के, क्योंकि जितने हेक्टेयर में धान लगाने हैं उतने हेक्टेयर को प्रशासन तय कर देता था, इतने हेक्टेयर में हमको पानी देने हैं। लेकिन अब स्थिति ये हुई कि उन्होंने
पूरी तैयारी कर ली। यदि आपको पानी नहीं देना था, आप किसानों को स्पष्ट कर देते कि भाई इस बार आपको पानी नहीं दे रहे, हमको डैम को बचाकर डैम को भरपूर रखना है, तो सीधे सीधे किसानों से आपको बात करनी थी कि आप उन्हारी लगा लीजिए, दूसरे फसल आप लगा लीजिए। सीधे सीधे किसानों के साथ वहाँ पर धोखा तो ये हुआ। आपका कहना है पिछली सरकार के रहने तक हर साल पानी मिला? बिल्कुल, हमारे किसान जब जब मांग करते रहे तब तब उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है। और अभी पिछले 4 साल से नहीं मिला? नहीं मिला, उनको पानी ही नहीं मिला। ये 4 साल से ही आंदोलन कर रहे हैं किसान पानी के हाँ लिए? बिल्कुल, लगातार वो आंदोलनरत हैं। दूसरा, आप जो किसानों की बात कह रही हैं, ये तो ठीक है कि पानी नहीं मिला है, आंदोलन कर रहे हैं, नाराज होंगे, लेकिन मुझको लगता है भूपेश सरकार तो अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता किसानों की खुशी को मान रही है कि हमने कर्ज माफ़ी की है, धान का दाम हमने सबसे ज़्यादा दिया है, धान खरीदी हमने क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा कर दी है जितनी आज तक नहीं हुई थी। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस के फेवर में नहीं जाएंगी? देखिए, हमारे यहाँ के किसान तो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, सीधे सीधे उनसे आप कभी यदि आपका चैनल चला जाएगा तो मेरा एक आग्रह है, ज़रूर आप किसानों के पास जाइएगा। सरकार किस मुँह से बोलती है कि धान खरीदी हम करते हैं? सीधे सीधे तौर पर स्पष्ट है कि धान खरीदी में सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि इन्होंने खुद विधानसभा रहा पिछले टाइम का, उसमें माननीय मोहम्मद अकबर जी ने इस प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया कि 90% धान खरीदी केंद्र सरकार के माध्यम से होती है, राज्य सरकार केवल उस खरीदी में एक मीडिएटर बन के काम करती है। ये उनका उत्तर था। तो कौन से मुंह से ये कहती है धान खरीदी हम करते हैं? उसके बाद खरीदी की पूरी व्यवस्था, आप बारदाने से लेकर सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार की रहती हैं। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि धान खरीदी हम करते हैं? आप धान खरीदी के अलावा आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत है, आए दिन किसान भाइयों का फ़ोन आएगा कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर 4-4 महीने से ट्रांसफार्मर ख़राब है। ऐसा? हाँ बिल्कुल। भाजपा के समय होता ये था, आपको मैं बता दूं, कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर वहाँ पर रखे रहते थे जो आपकी आवश्यकता है। किसान आज कंप्लेन करता था, 3 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाते थे। आप विद्युत व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि अब हमारे किसान भाई भी डरते हैं कि हम कहें या ना कहें। तो इस प्रकार की वहाँ पर दुखद स्थिति है। आप देखिए, स्थायी पंप कनेक्शन सरकार को देते थे, आप देख रहे हैं 50,000 से ऊपर स्थायी पंप कनेक्शन आज भी लंबित है। इस पर बोझ किस पर पड़ रहा है? सीधे सीधे किसानों पर बोझ पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर यदि खराब हो जा रहे हैं, 4 महीने यदि नहीं बन रहे हैं, इसमें दिक्कत किसको हो रही है? किसान भाइयों को हो रही है। तो जितनी परेशानी है, आप इनडायरेक्ट रूप से भी देखिए कि कहीं ना कहीं बोझ हमारे किसान भाइयों पर पड़ रहा है। विधानसभा में आपने ट्रांसफार्मर वगैरह का मुद्दा उठाया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोर शोर से मैंने इन विषयों को विधानसभा में रखा है। क्या कहना था सरकार का? सरकार का ध्यान उस ओर है ही नहीं। वो कहते हैं नहीं ठीक है हम लगवा देते हैं, पर स्पष्ट तौर पर वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि वास्तव में भाजपा शासनकाल में एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर कार्यालयों में रखे रहते थे। वहाँ की तो स्थिति ये है कि छोटी सी चीज़ों को भी यदि बदलना हो तो उसके लिए किसान से सीधे सीधे कहा जाता है कि आपकी यदि रिक्वायरमेंट है, आपकी मांग है, तो वो सामान आपको खरीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बखत इस सरकार की नहीं है, प्रशासन की नहीं है कि वो विद्युत से संबंधित सामान भी वो उनको किसानों को लगाकर दे सके। ये स्थिति धमतरी तो एक कनेक्शन लेने पे किसानों को खुद सामान का इंतजाम करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको खुद अपनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। इससे पहले भाजपा शासनकाल में ये स्थितियाँ नहीं बनी। तो अभी जो धमतरी की स्थिति है, हम तो पूरे किसानों पर, किसान भाइयों पर ही निर्भर करते हैं। 90% हमारे किसान हैं और लगातार वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन इससे पहले कोई इतना दुख या इतनी परेशानी उनको कभी नहीं आई थी जो अभी हो रही है। एक चीज़ मैं ये समझना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में रेत जो है उसकी अवैध निकासी और रेत खदान को रात दिन मशीन लगाकर चलाना जो कि नियम के खिलाफ है, ये चलते रहता है। कई जगह विधायकों को मैंने आंदोलन करते भी देखा। आपने भी शायद ये मामला उठाया था विधानसभा में या बाहर उठाया था इस मामले को। बिल्कुल। आपके यहाँ क्या स्थिति है रेत खदानों की? देखिए, स्थिति ये है, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। इन्हीं के लोग आते हैं, खदान चलाते हैं। वो मीडिया बहुत स्पष्ट सारी चीज़ों को जानती है कि किस प्रकार उन्हीं के करीबी के लोग वो
संभवतः पूरे कांग्रेसी कहें या इनके दामाद कहें या इनके परिवार वाले कहें, पूरे कांग्रेसी लोग ही वहां पर पूरी खदानें चला रहे हैं। अच्छा। और धोखे से भी किसी जनप्रतिनिधि ने यदि कंप्लेन कर दी इस विषय में, तो कहते हैं आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, हमको सीएम हाउस से फोन आता है। अच्छा। ये एकदम सत्य है। एक दो बार किसी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत ने इस विषय को जानने का प्रयास किया, उसको मरते मरते वो जिला पंचायत सदस्य बचा है। कैसे? क्योंकि इतने हावी वहाँ के गुंडे हो, क्योंकि वो गुंडे हैं जो चला रहे हैं, वो लोग गुंडे हैं। हाँ। और धमतरी में तो दहशत का माहौल उन्होंने बनाकर रखा है। आप दिन में अवैध मशीनें चला रहे हैं, रात में अवैध मशीनें चला रहे हैं, तो वहाँ पर लोग भयभीत हैं। वहाँ के लोग, आप कुछ नहीं बोल सकते, प्रशासन उनके साथ चल रही है, कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा सकता। इस तरह का भय और दहशत का माहौल उन्होंने बना दिया है। लेकिन आप तो विपक्ष में हैं, आप तो सार्वजनिक रूप से भी ये बात उठा सकती हैं। बिल्कुल, विधानसभा हमारा सदन है। मैंने कई बार प्रश्नकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस बात से सदन को अवगत कराया है कि जिस तरह की परिस्थितियां धमतरी में बनी हैं, लगातार इन्हीं के लोग ये काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, वहाँ के लोग डरे हुए हैं। आपको मैं बता दूँ, वहाँ पर एक रोड की रिक्वायरमेंट काफ़ी टाइम से, यानी इससे पहले भी काफ़ी समय से रही है। 33 किलोमीटर का वो रोड है और काफ़ी फेमस है वो रोड। आपको बता दूं, सारी खदानें उस रोड से संचालित होती हैं। वही रोड है, आवागमन का एक ही वो रोड है। पिछले 4 सालों में मैंने कई बार विधानसभा में ये प्रश्न लगाया, आखिर में ये रोड आप बना क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या दिक्कत आ रही है? आपको मैं बता दूं, उसमें जितने अपने 33 किलोमीटर का वो रोड है, लगभग 10-15 अपने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। अच्छा। सोसाइटियां हैं कई उसी रूट में, पूरी सोसाइटियां हैं। तो इतनी समस्या वहाँ के किसान भाइयों को आती है। हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने नहीं जा सकते, क्योंकि रोड यदि खराब है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये रोड सरकार अभी तक नहीं बना पाई। मैंने बार बार विधानसभा के माध्यम से उन्हें अवगत कराया, क्योंकि ये रोड हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सोसाइटियाँ, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। लोग यदि धमतरी आते हैं, आवागमन का केवल एक ही यही रोड है। लेकिन केवल आश्वासन पे आश्वासन हमको मिला। 4-4.5 सालों में। धमतरी से कहाँ की रोड है ये धमतरी, कोलियारी, खरिंगा, दर्री होते हुए ये जोरा तरे निकलती है रोड। अच्छा। सबसे तो कई गांव जुड़े हुए हैं, कई गांव उसमें जुड़े हुए हैं, कई गांव। ये स्टेट हाईवे बनना है कि पीएमजीएसवाई की सड़क बनना है, क्या बनना है? पीडब्ल्यूडी की सड़क बनना है। ये स्टेट की सड़क है, स्टेट की सड़क है। और आपको मैं बता दूं, पिछले 4 सालों में कई बार मैंने इसकी मांग की, केवल हमको आश्वासन पे आश्वासन मिला। विभागीय मंत्री ने, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बार बार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को मैंने बाई हैंड आवेदन लगाकर कहा, महोदय जी ये पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के लिए आने जाने का यह एक ही रोड है। लेकिन हमको आश्वासन मिला कि ये एडीबी योजना में ये रोड शामिल है। लेकिन आज पर्यंत तक उन्होंने हमको धोखे में रखा कि एडीबी में शामिल है, लेकिन अभी तक ये स्वीकृति इस रोड की नहीं दिला पाई है, केवल योजना में इसको शामिल रखा। लेकिन मुझको ये बतलाइए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हैं ताम्रध्वज साहू, वो तो आपके साहू समाज के भी हैं, फिर भी आप उनसे काम नहीं कर। लेकिन है तो सत्ता पक्ष के ना। सत्ता, मैं तो विपक्ष की हूँ। नहीं तो वो क्या इसलिए नहीं बन पा रही है सड़क की? वो विपक्ष की, विधायक की के इलाके की सड़क है। हो सकती मंशा उनकी यही होगी, इसलिए भी नया बना रहे होंगे। लेकिन मैंने फिर इसमें प्रयास किया कि इसको, महत्वपूर्ण ये रोड है तो इसको हम कहीं ना कहीं शामिल इसको करवा लेते हैं। तो इसको बजट में, पिछले टाइम के बजट में इसको शामिल करवाया। लगभग 87 करोड़ के आसपास यह बजट में शामिल हो गया। लेकिन अब दुविधा ये है कि यदि अमाउंट ज़्यादा है तो वो सीएस की कमेटी में जाएगी। अच्छा। तो ये फिर एक नया फंडा आया है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो धमतरी से हो रहा है। अनावश्यक रूप से हमको परेशान किया जा रहा है, कोई काम नहीं दिए जा रहे हमको। धमतरी की इतनी सारी रिक्वायरमेंट मांग रही है। आपको मैं बता दूं, 3,20,000 के आसपास हमारी जनसंख्या है, 2,20,000 के आसपास मतदाता है। धमतरी ग्रामीण क्षेत्र 94
लगभग गांव है, 194 पंचायत है, 143 के आसपास गांव है। एक नगर निगम का बड़ा क्षेत्र है जिसमें 40 वार्ड हैं, एक नगर पंचायत है, 11-12 वार्ड है उसमें। इतना बड़ा धमतरी है। धमतरी नगर निगम में काफ़ी सालों से हमारी मांग रही है कि हाईटेक बस स्टैंड हमको दे दिया जाए, ताकि धमतरी शहर व्यवस्थित हो जाए। ट्रांसपोर्ट नगर की मांग हम कर रहे हैं क्योंकि इतनी अव्यवस्था है आवागमन में, ट्रांसपोर्ट नगर हमको दे दिया जाए, मैंने इसकी मांग की। गोकुल नगर क्योंकि शहर के अंदर लगातार डेयरियां बहुत हैं, तो उसमें लोगों को बहुत परेशानी होती, बार बार वो कंप्लेन करते हैं। 3-4 बड़ी मांगे रही, वो मांग अभी तक धमतरी की पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, हमको जो नहीं दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की थी कि वनोपज खरीदी संग्रहण केंद्र हम धमतरी को बनाएंगे। हमारे यहाँ सारा वनोपज आता है, हमारे पास जगह भी है, श्यामतरे मंडी है, उसके पास में बहुत सारी जगह है, वो हमको नहीं दिया गया। और आपको बताऊँ, फुट पार्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी कि धमतरी में फुट पार्क भी बनेगा। वो फुट पार्क अभी तक हमारा नहीं बना है, वो तो दूर सर्वे का काम नहीं हुआ है। ये कितने समय पहले की घोषणा है? ये मुख्यमंत्री जी पहली बार धमतरी आए थे, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे, तब का है फुट पार्क का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आज तक नहीं बना है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा ना एक विधानसभा में हम फुट पार्क खोलेंगे, तो हमारे विधानसभा में तो है ही नहीं फुट पार्क। अच्छा, फूड बहुत है, पार्क नहीं है। पार्क नहीं है। उन्होंने जो धमतरी की जो मांग रही है कि मेडिकल कॉलेज धमतरी को दिया जाए, सेंटर है धमतरी, तो मेडिकल कॉलेज के लिए हमने जगह भी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन के अनुसार 15-16 एकड़ की ज़मीन हमको चाहिए। वो ज़मीन भी हमारे यहाँ सुरक्षित है, पर हमको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला अभी तक। ये धमतरी की बड़ी मांग रही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लगातार हम मांग करते गए। धमतरी के आसपास का बहुत सा इलाका धमतरी पे आश्रित रहते आया इलाज के लिए। पहले भी मिशन हॉस्पिटल था, मुझको याद है उसमें बहुत लोग दूर दूर से आते थे। हाँ बिल्कुल, अभी भी है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी लगभग 3-4 जिलों को कवर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट बहुत है, दूर दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, लेकिन उसको भी 300 बिस्तर अस्पताल करने की भी मांग रही है। भवन हमारा काफ़ी समय से बहुत पुराना जर्जर भवन है, मैंने उसकी भी मांग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से की। धमतरी के लिए सारी मांगे हुई, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। आप मुझको ये बतलाइए कि इतनी मांगों को लेके आप इतने मंत्रियों से मिली होंगी, विधानसभा में मिली होंगी, बाद में कभी मिली होंगी, कौन सा विभाग ऐसा है जो बेहतर काम कर रहा है और विभागों से? कोई विभाग ऐसा भी है जो अच्छा काम कर रहा हो आपके इलाके में? अभी तक तो आपको जो बता दूं कि कोई भी ऐसा काम धमतरी को उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिला है। नहीं, मैं विभागों की अगर तुलना की जाए कि इस सरकार के कौन से विभाग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे से? कोई भी विभाग ऐसा नहीं है। आपको तो साधारण मैंने रोड ही बता दिया, बाकी तो आप और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े उद्योग की यदि बात करूँ तो वो तो बहुत दूर की बात है। आपने तो रोड ही बना के हमको नहीं दी है, ये तो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। जबकि खुद मुख्यमंत्री जी की घोषणा रही, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार धमतरी के लिए प्राथमिकता रही हैं। आपकी पार्टी कोई सर्वे करवा रही है क्या? विधायकों का काम कैसा है? आपसे कहा हो किसी ने कि आपका काम और बेहतर होना चाहिए, ज़्यादा सक्रिय हो या अच्छा काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, सर्वे नहीं है, सर्वे नहीं हुआ ऐसा। हाँ। और कांग्रेस की तरफ से वहाँ गुरमुख सिंह होरा जो पिछली बार आपसे हारे थे, वो मुझको सुनाई पड़ता है फिर सक्रिय हैं वहाँ पर। बिल्कुल, वो फिर लड़ना भी चाहते हैं और सक्रिय भी हो गए हैं। सक्रिय है, बड़े दिग्गज नेता हैं। हाँ। और वो काफ़ी इच्छुक भी हैं, ऐसा जनता के माध्यम से सक्षम भी हैं, वो राजनीति में खर्च करने में भी सक्षम हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मुझको ये बतलाइए कि पिछली बार आप उनसे 464 वोटों से जीती थी, गुरमुख सिंह होरा से, और एक कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड एक इंडिपेंडेंट खड़ा था वहाँ पर, उसको 29,000 करीब वोट मिले थे। तो ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस का एक बागी उम्मीदवार वहाँ पर, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं वहाँ, राम गोपाल अग्रवाल, उन्होंने खड़ा करवाया था। क्योंकि वो खुद लड़ना चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली, गुरमुख सिंह को टिकट मिली, तो राम गोपाल ने इस कैंडिडेट को खड़ा करवाया, उसको 29,000 वोट मिल गए, इसलिए आप 464 से जीत गई। ऐसा लोग कहते हैं, गणित वहाँ का धमतरी का। क्या लगता है आपको? देखिए,
हर चीज़ों में सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है, कोई किसी नज़रिए से देखता है, कोई किसी दृष्टिकोण से देखता है। मुझे तो पार्टी की विचारधारा और जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मैं तो उन्हीं को श्रेय दूंगी। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ता ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल स्टैंड रहे और उन्होंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा, जाना और उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा और बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत काम किए। हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को लेकर जिस प्रकार आगे बढ़ाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, लोगों ने चाहा कि बहुत प्रलोभन दिया जाए और बहुत कई प्रकार से उनको रिझाने का प्रयास किया गया। हाँ। ये कहूँ मैं दूसरे शब्दों में, रिझाने का प्रयास किया गया। तो देखिए, प्रयास तो सभी जगह होते हैं, लेकिन वास्तव में वही असली कार्यकर्ता है। क्योंकि हम तो कहते भाई हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता जो पार्टी है, क्रेडर बेस्ड पार्टी है और लगातार जो पार्टी को मजबूत बनाने में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल बनाने में ही सबसे बड़ी भूमिका कार्यकर्ताओं की रही है। नेताओं की भूमिका नहीं, कार्यकर्ताओं की ही भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं का जो संबल रहा, मजबूत रहा, बड़े मजबूती से उन्होंने काम किया है। मैं तो यही श्रेय देती हूँ। कोई भी खड़ा कोई भी हो जाए, पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से स्टैंड रहे हैं और उन्हें बड़ी निर्भरता के साथ ये निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। ये जो तीसरे कैंडिडेट वहां से खड़े हुए थे, अजीत पवार या ऐसा कुछ नाम जी उनका आनंद था। पवार। हाँ, आनंद पवार। आनंद पवार नाम था उनका। ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे क्या किसी समय? हाँ, कांग्रेस से जुड़े हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इस बार फिर आपको उम्मीद है कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई और ऐसा वहाँ खड़ा किया जाएगा उम्मीदवार? देखिए, उम्मीद तो किसी से भी नहीं है। हम तो अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं और जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया कि धमतरी की जनता हलाकान हो गई है, परेशान हो गई है, निराश हो गई है और कहीं ना कहीं इसका फ़र्क अन्य वर्गों पर पड़ता है। यदि किसान नाराज है तो आपका व्यापार कहाँ बहुत अच्छे से चलेगा। यदि किसान ही कुछ नहीं कर पा रहा है, ना तो व्यापार चलेगा, ना तो अन्य चीज़ें चल पाएंगी। तो उसके कारण अन्य वर्ग की भी नाराज़गी देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से, आपको मैं बता दूं, नगर निगम जैसे क्षेत्र में पिछले अभी तो इन्होंने इन 4-4.5 सालों में धमतरी नगर निगम ने एक भी माइलस्टोन का काम नहीं किया, एक भी ऐसे बड़े कार्य धमतरी के नहीं किए। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकाल में जो कार्य शुरू हुए थे, जो प्रारंभ हुए थे, जैसे ऑडिटोरियम वगैरह है, AHP के बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, वो सारी चीज़ें ये अभी तक पूरी नहीं कर पाए। ये नए काम करना तो दूर, जो पिछले काम हैं, फंड के अभाव में, इनका ये कहना है कि फंड हमको मिल नहीं रहा है, सीधे सीधे फंड के अभाव में ये काम नहीं हो पाया है। तो बहुत से काम हमारे रुके हैं। नए काम करना तो दूर, ऐसा कोई काम इन्होंने किया नहीं कि लोग इनसे खुश हों या इनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही कांग्रेस की कि इन्होंने कुछ अच्छा काम करके दिखाया हो। और भारतीय जनता पार्टी के पिछले ही कार्यकाल में 225 करोड़ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य भी हुए हैं धमतरी म्युनिसिपल एरिया नगर निगम में। हाँ, आप जो किसानों की नाराजगी बोल रही हैं, मुझको कांग्रेस के जितने लोगों से बात करता हूं तो वो तो सत्ता में लौटने का सपना केवल किसानों के आधार पर देख रहे हैं कि किसान बहुत खुश हैं। कल मैंने विकास उपाध्याय को इंटरव्यू किया, कांग्रेस के विधायक हैं। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में जो कारोबार चल रहा है, सामानों की बिक्री हो रही है, बाजार जो रोशन है, केवल इसलिए रोशन है कि किसानों को भरपूर पैसा मिला है। कर्ज माफी हुई और धान का इतना पैसा मिला उनको, तो इसलिए बाजार चल रहे हैं, किसान खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए बाजार चल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। आप कह रही हैं कि किसान खुश नहीं है, तो धमतरी में कुछ खास नाराजगी ये बांध के पानी को लेकर है? देखिए, विकास जी से आपने यदि पूछा होगा तो विकास जी तो शहरी हैं, वो ग्रामीणों की स्थिति क्या बताएंगे, वो किसानों की स्थिति क्या बताएंगे। वो तो जितना उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं, उतना सुनते हैं, उतना ही बखान करते हैं। उनको एक लाइन आप एक्स्ट्रा पूछ लीजिए, उनको क्या पता है किसान के बारे में। हम तो किसान की बेटी हैं, किसान की बहू हैं, हम बता देंगे उनको किसान के बारे में एक एक चीज़ बारीकी से कि कितना खुश ये जो जताते हैं ना, किसान खुश हैं। आप आम कहीं चले जाएं, आम जनता से बात करें, किसानों से बात करें, वहाँ पर स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि आप धान खरीदी कह रहे हैं, धान खरीदी हम कहते हैं आज भी कि हमारी केंद्र की सरकार खरीद रही है। उसके अलावा किसानों को परेशान करने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बताया। धान खरीदी में बड़ी समस्या आती रही लगातार,
उसके बाद स्थायी पंप कनेक्शन हमको दिए नहीं, ट्रांसफार्मर जो समय पर लग जाने चाहिए थे समय पर वो लग नहीं रही, जितनी कैपेसिटी की चाहिए उतनी कैपेसिटी मिल नहीं रही है। सामान किसानों को खुद खरीदना पड़, प्रॉपर पोल जो लगने चाहिए प्रॉपर सही ढंग से, वो सही समय पर सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ों को यदि लेकर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ तो किसानों की जेब से 3 गुना पैसे बाहर हो रहे हैं, तो कहाँ से किसान खुश है? एक चीज़ मुझको बतलाइए, ये पिछले चुनाव के बाद जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो ताम्रध्वज साहू का नाम चल रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और शायद साहू समाज के लोगों ने बहुत सारे वोट भी इसीलिए दिए थे कांग्रेस को। तो आप साहू समाज की हैं, क्या चर्चा होती है समाज के भीतर? ताम्रध्वज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसको लेकर कोई चर्चा होती है क्या समाज में? देखिए, अब समाज के उस विषय में मैं बहुत सामाजिक गतिविधियों में मैं नहीं रही, और मैं तो पार्टी की विचारधारा को लेकर ही आगे बढ़ी हूँ, तो मुझे ऐसी कोई बहुत जानकारी नहीं है कि उनके विषय में क्या चर्चा चली है। ऐसा कोई विषय स्पष्ट नहीं है ऐसा जी। और ओबीसी के भीतर साहू विधायक जो हैं ये ज़्यादा हैं संख्या में, सबसे ज़्यादा हैं। हाँ। तो साहू संगठित रूप से वोट डालते हैं क्या, कि चाहे कांग्रेस से रहे या भाजपा से रहे, साहू जहाँ पे है वहाँ हमको साहू कैंडिडेट को जिताना है, कोई ऐसी वोटिंग होती है क्या? देखिए, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि आप और हम बैठे हैं, आप मुझे नहीं बताएंगे आप किसे वोट देंगे, पर आपको ये स्पष्ट है मैं तो जिस दल से जुड़ी हूँ कुछ भी हो जाए मुझे तो वही वोट करना है और करवाना है। हाँ। लेकिन मैं आपको नहीं बता, आपको नहीं परख पाऊंगी। हाँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, केवल सामाजिक विषयों को ही लेकर नहीं, कोई अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, कोई व्यक्ति समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाता है। हाँ। तो सारी मतलब लोग अलग अलग चीज़ों से जुड़े रहते हैं, तो बहुत स्पष्ट कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये भाजपा के कुल 15 विधायक जीत कर आए थे पिछली बार। हाँ। बहुत कम थे संख्या में, तो उसमें पहली बार लड़ने और जीतने वाले कितने थे? आप थी एक? दो थी, एक रजनीश सिंह जी थे। हाँ। बिल्हा के। हाँ। पलारी के, और दूसरी में धमतरी। 2 ही थे 15 में से जो पहली बार लड़े और विधायक बने, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज लोग रह गए थे विधानसभा में आने से भाजपा के जी। कुछ चर्चा हुई कि आप लोगों की कि क्यों ऐसी खराब हालत हुई थी पार्टी की? देखिए, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने तो सत्य को स्वीकारा है कि चलिए ठीक है, आप चाहते थे कि हम इतने में समझ जाए। हाँ। ठीक है, लेकिन जिस पर विश्वास जताया है, क्या उनके विश्वासों पर ये खरा उतर रहे हैं? भाई 3/4 बहुमत यदि आपको मिला है, कौन से जनादेश का सम्मान इन्होंने किया है? कौन सी ऐसी बड़ी चीजें इन्होंने ले आई जिससे लोग कहें कि नहीं, हाँ ये सरकार ने तो हमारे लिए किया है। ये जितनी चीजें हैं केवल और केवल केंद्र की नकल करते हैं। राम वन पथगमन ले ले, मिलेट्स ले लें, योगा डे में आप देख ही रहे हैं कि जो मोदी जी करते हैं, जो केंद्र की सरकार करती है, ये उनकी नकल करते हैं। इनका अपना कोई विजन, इनका कोई अलग से कोई उद्देश्य हो कि हम प्रदेश की जनता के लिए ये बेहतर करें। आप ये बताइए, ये मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, भाई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है रंजना साहू छत्तीसगढ़िया है। हाँ। बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप भावनाओं को यूं कुरेद रहे हैं। यदि आपका स्वाभिमान जगह है तो ये मुझे बताइए, मैं यदि छत्तीसगढ़िया हूँ तो मैं फरा चिला खाने का अधिकार मुझे है। हाँ। मोटा रोटी खा लूंगी। हाँ। सबका अधिकार, मुझे बासी भी खिला दो, मेरा तो अधिकार है, मैं खाऊंगी। हाँ। है ना, सब खाने का अधिकार है। मुझे राज्यसभा सदन के उस पवित्र सदन में जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। ठीक, तो ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ियाओं के साथ? ये न्याय है? मतलब कौन, आप बात किधर करते हो, काम किधर करते हैं? ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। 3 राज्यसभा के यदि सदस्य गए हैं तो उसमें छत्तीसगढ़िया भाई बहनों का अधिकार क्यों नहीं था? ठीक कह रही हैं आप, ये सवाल तो लोगों के मन में उठेगा। बिल्कुल। और कौन सा अपने प्रदेश के लिए प्रश्न उठाते, ये जानते कितना है? अभी रंजित रंजन जी आई थी, उनको ये नहीं पता कि विधानसभा कितनी विधानसभा इस प्रदेश में है, कितने विधायक उनके हैं, ये उनको नहीं पता। वो इस प्रदेश के विषय में क्या बातें रखेंगे इन लोग, ये क्या बातें करते हैं? तो ये तो देखिए, बोलना बहुत आसान है चीजों को। एक बात आपने कही कि राम वन गमन पथ ये सरकार जो बना रही है, ये मोदी सरकार के किसी कार्यक्रम को देखकर उस हिसाब से बना रही है। ये सरकार हिंदुत्व के और बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे त्योहार मना रही है। मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं, जिस गांव में, कस्बे में सबसे पहले चले जाते हैं,
सबसे मंदिर पहले मंदिर से ही शुरू बिल्कुल। करते हैं उस गांव के। तो मुझको ये बताइए कि ये जो जो हिंदू भाजपा से जुड़े हुए हैं परंपरागत रूप से, उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस के तरफ भी जाते आपको दिखता है क्या, कि भाई ये लोग भी जनेऊ पहनते हैं, ये लोग भी आरती करते हैं, ये भी पूजा करते हैं, ये आप तो राम मंदिर बना रहे हैं, इन्होंने तो माता कौशल्या का मंदिर बना दिया है। देखिए इनकी आस्था तो अभी जगी है ना, ये आने के बाद इनकी आस्था जगी है। केंद्र में तो इनकी सरकार थी, क्यों प्रदेश के लिए कुछ नहीं मांगा इन्होंने? रही तो इनकी काफ़ी समय से कांग्रेस की सरकार रही, उस समय प्रदेश के लिए क्यों उन्होंने कुछ नहीं मांगा? अब इनकी आस्था जगी है तो काम करिए। भगवान राम तो इनको काम पे लगा दिए, वरना ये तो निठल्ले ही बैठे थे। भगवान ने इनको काम पर लगा दिया है। आप वहाँ गई थी क्या, बेमेतरा में, बिरनपुर में, बिरनपुर जहाँ झगड़ा हुआ था? बिल्कुल। वहाँ गई थी साहू परिवार में, रमन सिंह जी भी गए थे, हाँ जी। और मेरे ख्याल से और विधायक भी गए थे, कुछ विधायक दल गया था पूरा। विधायक दल गया था, सभी लोग गए थे। तो आप लोग वहाँ जो साहू परिवार में जो मौत हुई थी वहाँ होके आ गए थे, वहाँ एक मुस्लिम परिवार में भी 2 मौतें हुई हैं उसी झगड़े में, उसी झगड़े के दौरान। तो आप लोगों के बीच ये बात उठी क्या कि हमको उनके घर भी जाना चाहिए, ऐसा कि नहीं उठी बात? देखिए पहली जो ये घटना हुई जी वो जानकारी लग गई थी कि ये किनकी हरकत है, किन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। जी। बाद में जो 2 लाशें मिली, जितनी हाँ। जानकारी हमको है, हाँ। ये पता ही नहीं चला कि किन्होंने इस घटना को किसने अंजाम दिया है। बहुत पेचीदा वो स्थिति रही है। और चूँकि प्रशासन भी खुलकर, मुझे ऐसा लगा कि इन विषयों को शायद समझ नहीं पाया या हैंडल नहीं कर पाए, या बताना नहीं चाह रहा था। नहीं चाह रहे, ये हो सकता है। तो हमको जो जानकारी मिली, विधायक दल वहाँ पर गए और बराबर हम उनके परिवार से मिलकर आए। लेकिन उसमें जो मुस्लिम जो 2 मारे गए हैं, उसमें पुलिस ने जो जुर्म दर्ज किया है वो सांप्रदायिक हत्या का जुर्म दर्ज किया है, और 8-9 हिंदू गिरफ्तार हुए हैं उसमें। तो जाहिर तौर पे वो सांप्रदायिक हत्या ही थी, पुलिस ने दर्ज भी किया है, हिंदुओं को गिरफ्तार भी किया है, और उसी गांव के 2 गरीब मुस्लिम थे जो मारे गए। तो मैं सोच रहा था कि कोई विधायकों के बीच आप लोगों में चर्चा हुई क्या, वहाँ जाने के बारे में? नहीं हुई? देखिए इसकी जानकारी तो हमें बाद में लगी। बाद में लगी। हाँ, जब हम गए, पूरा विधायक दल गया था, तो इसकी जानकारी बाद में हाँ, लगी। आप लोग एकदम तुरंत ही बाद चले तुरंत, गए थे, 2 जी। दिन 3 दिन में ही चले गए थे। उनसे मुलाकात की, उनके परिवार से। मैं होके आया, उनसे मिल के आया हूँ जाके, बहुत गरीब जी। परिवार है। जी जी। और ये बतलाइए कि आप वोटरों के बीच में अब अगर जाती हैं, इस बार आपकी पार्टी आपको उम्मीदवार बनाए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में, तो 5 साल की अपनी उपलब्धियों को आप क्या गिनाएंगी, या आपके पास केवल यही कहने के लिए है कि हम विपक्ष में थे इसलिए काम नहीं हो पाया? देखिए मैंने तो आज तक कभी, धमतरी विधानसभा आप पता कर लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं विपक्ष में हूँ और ये काम नहीं हो सकता, कभी नहीं कहा। और यदि निश्चित रूप से मेहनत और प्रयास बहुत हुआ है, बड़ी मांग पूरी हो जाए, लेकिन इस सरकार ने पर्याप्त मात्रा में जो फंड धमतरी के लिए चाहिए था, वो फंड, वो मेरी क्या बात है, चलिए मैं तो विपक्ष की हूँ, उनके खुद की सत्ता स्थानीय नगर निगम में है, उनको 1 रुपए का फंड उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। मैंने कहा ना, कोई माइलस्टोन का ऐसा काम अभी तक धमतरी में हुआ नहीं जो कांग्रेस ये कह सके कि इसे हमने बनवाया है। आपको बता दूं, AHP के मकान, जो प्रधानमंत्री के 480 मकान जो बनने थे, हमारे यहाँ रेलवे की बड़ी लाइन बन रही है, कुछ लोग वहाँ पर हैं, उनको शिफ्ट करना है वहाँ पर, ताकि वो बेघर ना हो जाए, उनको कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये अभी तक उन मकानों को पूरा नहीं कर पाए हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर चल रही है। और ऐसा कोई बड़ा काम अभी वो नहीं कर पाए हैं। और निश्चित रूप से यदि हम जनता के पास जाएंगे तो हमारी जो कुछ उपलब्धियां रही हैं उसको जनता को हम गिनाएंगे। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से ऐसे काम धमतरी के लिए किए हैं, वो हम गिनवाएंगे। केंद्र की सरकार तो कर ही रही है, हमारा तो विज़न ही है अंतिम छोर के बैठे हर व्यक्ति को हम शासन की योजना का लाभ पहुंचाए। ऐसी बहुत सी योजना है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी आपने देखा कि प्रत्येक परिवार को 5 किलो व्यक्ति पीछे जो खाद्यान्न एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी मतलब वो अंत
तक के वो लोगों को पहुंच रहा है। गैस चूल्हे से लेकर जो जनधन खाता हमारा खुला और जो सारी व्यवस्थाएं हैं, लगभग सारी व्यवस्थाएं केंद्र की सरकार ने समय समय पर की आपने हैं। गैस चूल्हे का अच्छा याद दिलाया। मैं पूछना चाह रहा था कि आपके यहाँ गरीबों को जो गैस कनेक्शन मिला था, गैस चूल्हा सिलेंडर कनेक्शन जो मिला था गरीबों को, पूरे देश का आंकड़ा ये कहता है कि उसमें से कुल 40% लोग सेकंड सिलेंडर भरवा पाए, नहीं भरवा पाए। शायद सिलेंडर महंगा है, शायद उनके घर के तौर तरीकों को सूट नहीं करता, जो भी वजह होगी। आपको क्या लगता है कि लोग दोबारा सिलेंडर भरवा क्यों नहीं पा रहे हैं? 100 में से 60 लोग नहीं भरवा पा रहे, सेकंड सिलेंडर भी नहीं लिया, तीसरा चौथा तो दूर का रहा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब जनधन खाता खुला तो हमने कभी नहीं सोचा था, कांग्रेसी हंसते थे, बोले कि बिना पैसे के खाता कैसे खुलेगा, हम भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा लो जीरो बैलेंस में खाता खुला है, तो करोड़ों खाते खुले हैं। और अभी कोरोना के समय लगभग महिलाओं के खाते में 2 से 3 बार पैसे गए हैं उनको सहयोग के तौर पर, क्योंकि सभी परिवार इस महामारी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे अपने घर से बाहर, तो कहीं न कोई व्यवस्था इनके लिए जमा नहीं थी, तो उन बहनों के खाते में पैसे गए हैं। सिलेंडर की आप बात कहें, प्रधानमंत्री जी ने ये सोचकर उज्ज्वला योजना दिया कि बहनें जब गैस चूल्हा लकड़ी में खाना बनाती हैं, तो निश्चित रूप से शारीरिक किसी न किसी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है कि बहुत से धुएं जब वो अपने जहन में ग्रहण करती हैं तो बड़ी बीमारियां होती है। तो बहुत अच्छा सोच के उनको सिलेंडर, फिर उज्ज्वला प्लस भी शुरू हुआ तो उसमें भी उनको गैस चूल्हा फ्री में दिया गया। कई बार ग्रामीण परिवेश में आपको बता दूं कि उनको फ्री में लकड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, फ्री में लकड़ियाँ मिलती हैं तो आप उनको लाख मना करें, उसके बाद वो लकड़ियाँ फ्री में मिल रही हैं तो वो उपयोग उसका करती हैं। लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूं, वो इमरजेंसी के लिए ज़रूर अपने पास गैस और चूल्हा रखती हैं। कोई भी महिला हो, आप हर घर में गैस और चूल्हा देखेंगे, और वो इमरजेंसी होता है तो उसका प्रयोग बराबर वो करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उसका प्रयोग नहीं कर रही हैं, वो बराबर करती हैं, पर कहीं ना कहीं लकड़ी और छेना उनको व्यवस्था उनकी हो जाती है, घर पे लकड़ियाँ मिल जाती हैं, गाय है तो छेना आराम से उनको मिल जाता है, तो व्यवस्था होती है, तो ऐसा नहीं है कि उपयोग नहीं करती। ये बतलाइए कि सिलेंडर का दाम जो है, पिछली कांग्रेस सरकार थी दिल्ली में, उस समय 400 कुछ रुपए था, आज 1100 कुछ रुपए है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए पहुंच गया। आपसे लोग चर्चा करते हैं क्या इन चीज़ों के दाम बढ़ने के बारे में कि नहीं करते हैं? देखिए, समय के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ का रेट देख लीजिए, आप तो खुद कह रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हमारे यहाँ भी रही तो कहीं न कहीं लोगों को सब्सिडी दी गई, कहीं न कहीं उनको सहयोग दिया गया। लेकिन अब की सरकार ये तो बता दें कि भाई आप कह रहे हैं गैस डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, तो आपने कहाँ पर वेट टैक्स कम किया? भाई स्टेट गवर्नमेंट भी तो हर चीज़ में उनका भी अधिकार होता है कि आप तो कुछ करिए। सारा चीज़ यदि केंद्र पे थोप देंगे, वैसे भी मुख्यमंत्री जी की आदत है, जो होता है तो वो केंद्र जाने, तो ये इनकी आदत है, उनके नेचर में शामिल है। तो पूरे कांग्रेसी मिलकर यही कहते हैं ये केंद्र जाने के। तो भाई आप राज्य में क्यों बैठे हैं? राज्य की तो सत्ता आपके हाथ में है, राज्य की बागडोर आपके हाथ में, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो आप मतलब कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा वो केंद्र सरकार करेगी। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के मुख्यमंत्री ज़्यादा राज्यों में हैं और किसी भी राज्य ने वैट कम नहीं किया है पेट्रोल डीजल के ऊपर। यानी हम केवल कांग्रेस सरकार से क्यों उम्मीद करें, सभी राज्यों से बराबरी की उम्मीद करें। तो केंद्र के मुकाबले राज्यों ने कहीं पे रेट कम नहीं किए हैं। तो यहाँ के कांग्रेसी ही बोल रहे हैं ना कि रेट बहुत ज़्यादा है, वही तो कूद रहे हैं। नहीं, पूरे देश में बोल रहे हैं लोग, पर हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा कूद रहे हैं, कांग्रेसी ही ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत रेट बढ़ा हुआ है। तो राज्य शासन का भी दायित्व है भाई, ऐसा नहीं है सारी चीज़ यदि केंद्र करके भेजेगी तो आप क्या करेंगे? आपका कोई काम नहीं है। यानी अगले चुनाव में ये इन चीज़ों की महंगाई, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की महंगाई, अगले चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा रहेगी, ऐसा आपको नहीं लगता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि रेट बढ़ते आए हैं। आपने देखा कि एक महीने में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम घटे भी थे बीच में अभी, तो वो चीज़ें भी हुई है। जो घटता है तब ये कांग्रेसी कुछ कहते नहीं है, बढ़ता है तो वो कूद पड़ते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिला के तो 60 रुपये से 100 रुपये हो ही गया, कुल मिला के तो 450 से 1150 या ऐसा कुछ हो ही गया। कम ज़्यादा जो हुआ उसके बाद ये फाइनली इतना तो हो ही गया है। यानी पता नहीं, अगर धमतरी में वोटर्स को ये मुद्दा नहीं लगेगा तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन मेरी उत्सुकता है कि
मैं बहुत ज़्यादा विधायकों से नहीं मिलता हूं, इसलिए मैं आपसे समझना भी चाह रहा हूं कि ज़मीनी स्तर पर वोटरों के बीच ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको समझना चाह रहा हूँ। नहीं रहेगा मुद्दा तो बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। देखिए, आप तो सबसे पहले मुझे आपने कहा था विधानसभा स्तरीय प्रश्न मुझसे पूछेंगे। नहीं, मैं तो आप तो प्रदेश और राष्ट्रीय विषयों में ले गए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं एकदम आपके वोटर के सवाल कर रहा हूँ। देखिए, आप जाएंगी ना वोटर के बीच में तो जो सवाल उठेंगे मैं केवल उसी की बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए मैं प्रदेश सरकार की भी बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय बात भी नहीं कर रहा। आपके वोटर आपसे महंगाई पे सवाल करेंगे या नहीं, मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ। देखिए, जनता बड़ी जागरूक है, उनको पता है कि एक तरफ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हमको लाभ पहुंचा ही रही है, कोई ना कोई काम ऐसा कर रही है कि हर व्यक्ति को योजना का, भाई आयुष्मान योजना है, साधारण सी बात कर रही हूँ मैं, तो क्या हर घर को क्या उसका लाभ नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं वो उसका लाभ ले रहे हैं। तो लोग समझते हैं, जागरूक जनता है वो समझती है कि यदि एक तरफ कुछ चीज़ें हो रही तो कहीं ना कहीं दूसरे और उनके हित की चीज़ें हो रही है। इस बात के लिए वो जनता बड़ी जागरूक है। चलिए, आपसे बड़ी दिलचस्प बात हुई, आपको जाना है आगे और आपने सीमित समय रखा था, तो हम चुनाव के पहले फिर आपसे बात करेंगे दोबारा। मेरी शुभकामनाएं कि आप दोबारा उम्मीदवार बने और अच्छा काम जितना आपने किया है उसके लिए लोग आपको खूब वोट दें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। अभी धमतरी की विधायक हमारे बीच यहाँ पर हैं और उनसे बातचीत हमने अभी अभी पूरी की है। और एक दिलचस्प बात जिन्होंने शुरू में न देखा हो उनको बतला दूं मैं, जिस वक्त प्रदेश में भाजपा के कुल 15 विधायक जीते, कुल 15 साल की सरकार थी भाजपा की, लेकिन विधायक घटकर 15 रह गए थे। ऐसे मुश्किल चुनाव में रंजना वहां पर धमतरी से जीत कर आई, गुरमुख सिंह होरा जैसे बड़े ताकतवर कांग्रेस कैंडिडेट के मुकाबले जीत कर आई। इन 15 भाजपा विधायकों में कुल 2 ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़े और विधायक बन गए इस विपरीत लहर में, उनमें से रंजना एक थी। उनसे बातचीत से आपको ज़मीनी हालात पता धमतरी के भी लगे होंगे। इसके कई मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश पे लागू होते हैं। तो आज ये सिलसिला यहाँ पर रुक रहा है, हम चुनाव के पहले उनसे एक बार और बात करेंगे। आपसे फिर मिलते हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, हिफाजत से रहिए। फिर मिलेंगे।